स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि इस वक्त में अब हम खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी राहुल गांधी के बार बार एक बयान। वो हमेशा चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं और वो भी औपचारिक तौर पर नहीं उठाते। अगर लिखित दें, जब भी लिखित दी तो चुनाव आयोग ने डिटेल जवाब भी दिया। तो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि लिखित शिकायत दे दीजिए ना। चुनाव आयोग को है लिखित शिकायत का इंतजार। लोकसभा चुनाव में हाथ में संविधान लेकर प्रचार करते हुए राहुल गांधी इन दिनों संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनका यह अंदाज वाकई निराला है। वो बिना किसी तथ्य रखे देश के अखबारों में 16 भाषाओं में लेख लिख सकते हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लगा सकते हैं। तो चुनाव आयोग के पूर्व चीफ कमिश्नर ने कहा था कि मैच हारने के बाद तो रेफरी को दोष देना एक मानक अभ्यास सा बन गया है। अगर जीत हुई तो आला कमान की जय जय और हार मिलने पर ठीकरा आयोग के सर ही फूटेगा, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर बार बार राहुल गांधी अपनी खींच का प्रदर्शन ही कर रहे हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि राहुल गांधी अपने ही नियुक्त अपनी पार्टी के कांग्रेस के बीएलए, पोलिंग और काउंटिंग एजेंट की निष्ठा पर ही शक कर रहे हैं। मतदान और मतगणना के पूरे समय सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहते हैं, हर फॉर्म पर दस्तखत करते हैं। तो चुनाव आयोग का सवाल है कि पूरे देश में आयोग की ओर से 10.5 लाख बूथ लेवल अधिकारी, 50 लाख पोलिंग अधिकारी और 1 लाख काउंटिंग सुपरवाइजर राहुल गांधी के आरोप से अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह आरोप उनकी ईमानदारी और मेहनत पर सवाल उठाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी से गंभीर मामला बताकर दर्जनों बार मीडिया से मुखातिब हुए हैं, लेकिन एक बार भी चुनाव आयोग को लिखित शिकायत क्यों नहीं की? कभी भी इन मुद्दों पर चुनाव आयोग से समय क्यों नहीं मांगा? सवाल यह भी है कि सिर्फ आरोप लगाकर राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं क्या? संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी विदेशों में लोकतंत्र पर सवाल करते हैं, न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल करते हैं, लेकिन तथ्य एक भी नहीं रख पाते। देश दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की इन दिनों बड़ी चर्चा है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय दुनिया को दे दिया है, लेकिन राहुल गांधी सेना पर भी सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने देश के प्रमुख विपक्षी दलों के साथ 15 मई को एक बैठक का आयोजन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दूसरी व्यस्तताओं का हवाला देकर यह बैठक रद्द करवा दिया। लेकिन फिर उसी सवाल को लेकर मीडिया में लेख लिखना कहां तक उचित कहा जा सकता है? कांग्रेस के पोस्टर बॉय बनाने के पीछे पार्टी की चाहे जो कुछ भी मजबूरी हो, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें हीरो बनाकर पेश किए जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके बयान, राहुल गांधी के बयान और आरोप की तारीफ। अगर आतंकी सरगना हाफिज सईद करता है, पाकिस्तान की हुकूमत राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान से भारत को एक मजबूर देश बता रहा है, तो यह काम सिर्फ परिवार का नायक ही कर सकता है। देश का नायक कुछ बड़ा सोचता है और राहुल गांधी के ऊपर इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का 400 का नारा है, लेकिन अगर ये मैच फिक्स ना हो तो वो तो 180 भी पार नहीं कर पाएंगे। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। 2014 में ईवीएम से ही चुनाव हुआ था और बीजेपी 282 सीटें लेकर आई थी। उस समय 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। खैर, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि सरकार ने 11 साल में विपक्ष को खत्म करने का काम किया है। मोदी जी की उपलब्धि क्या है? मोदी जी की उपलब्धि 11 साल में यही है कि इस देश का जो विपक्ष है उनको खत्म करने का काम मोदी जी ने 11 साल में किया है। तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहने की नसीहत दी है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है
चुनाव की तारीखों का उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए। हाईजैक शब्द को पकड़ के चलिएगा, पटना से हाईजैक की कितनी खबरें आती थी पहले। खैर, केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ईश्वर से राहुल गांधी के लिए सद्बुद्धि की कामना की है। देखिए, मैं यही इसी तरीके से देखता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य कम से कम समझना बड़ा मुश्किल है। ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, बाहर जाते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं, और प्रश्न भी वो खड़े करते हैं जो बेबुनियाद है। इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर भी राहुल गांधी ने बड़े बड़े सवाल उठाए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का कहना है कि आतंक का जवाब तो उसी की भाषा में देना जरूरी है। Well, there's a dialogue with a gun pointed at their heads. And from our point of view, we're always willing to talk. We have multiple languages in common with the Pakistanis. We can talk to them in any language they want. But they prefer, unfortunately, the language of force. And this is why we've had to reply in that language. I can tell you very sincerely that once we explain that there can be no equivalence between terrorists and their victims. There can be no equivalence between a state that provides safe haven to terror and a state that has repeatedly been at the receiving end of terrorist attacks. That there can be no equivalence between a state from which attacks occur and a state which is exercising its right of self-defense. Unanimously, we've had full agreement on these points. अंग्रेजी में अपनी बातें शशि थरूर जी रख रहे थे, भारत की बात को मजबूती से रख रहे थे कि किस तरह से पूरी दुनिया में भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी बातों को मजबूती से रख रहा है और कार्रवाई करेगा, आगे भी कार्रवाई करेगा। बहरहाल राहुल गांधी चूकते कहाँ हैं, बयान देते हैं, ऐसा बयान देते हैं कि जेपी नड्डा जी ने भी कहा समझ में नहीं आता क्या चाहते क्या है ये। इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। एकदम स्पोर्टी टाइप से लग रहे हैं आज एकदम आप। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ शिशिर भी, हमारे संवाददाता शिशिर सेलार मुंबई से हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले विनोद जी आपके पास आ जाता हूं। जो अभी जेपी नड्डा जी को मैं सुन रहा था, सवाल ये वो कर रहे हैं कि देखिए हम तो जवाब देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष चाहते क्या है, क्या क्या जवाब हम दें और क्या क्या सवाल उठाते हैं, क्या क्या हम जवाब दें। कई बार हम इसमें मतलब समझ में नहीं आता कि क्या सवाल उठा रहे हैं और हम उनको क्या इस बारे में जवाब दें। तो क्या राहुल गांधी ने अपने बयानों से केंद्र सरकार को, बीजेपी को, जो कि मैं आगे चल के पूछूंगा कि चाहे जैसे भी हो, राहुल गांधी का अपना अंदाज है, उस अंदाज में परेशान कर दिया है क्या? बिल्कुल जी, बीजेपी पे राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ा सवाल नहीं है। बीजेपी सरकार में है, एनडीए सरकार में है, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको उठाने का हक है जी। लेकिन जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी कोर्ट पे से सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी सेना पे सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं, एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जब सवाल उठाते हैं तब भी सवाल खड़ा होता है। मुंबई चुनाव होने के लगभग साल हुए हो जा रहे हैं, आज तक राहुल गांधी की एक शिकायत जो है वो शिकायत लेके वो नहीं गए हैं चुनाव आयोग, लेकिन एक आर्टिकल उनके 16 भाषाओं में लिख के देश के बड़े बड़े अखबारों में वो छपवा लेते हैं और वो एक तरह से जयकार अपने लिए ले लेते हैं कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जबकि उनकी शिकायत नहीं पहुंची है। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कोई टाइम नहीं मांगा है मिलने के लिए।
रही बात, मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि कल मैंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें वंशवादी लोकतंत्र के 2 पोस्टर बॉय की वो चर्चा कर रही थी। रिपोर्टर ने की, उनका एडिटोरियल का था। तो वंशवादी लोकतंत्र के जो 2 पोस्टर बॉय हैं, एक पोस्टर बॉय हमारे साथ में राहुल गांधी हैं देश में, और दूसरा पोस्टर बॉय जो है बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में है। तो वो पोस्टर बॉय की चर्चा करते हुए एक्सप्रेस ने उसको छापा था कि देखिए किस तरह से बिलावल भुट्टो अपने वंशवादी लोकतंत्र में उत्तराधिकारी बनके, जब पहला उसका बयान आया था तो बयान उसने अपने सेना के, अपने फौज को खुश करने के लिए दिया, और वो भी सिंधु दरिया के पास में दिया कि ये पानी अगर भारत ने रोका तो दुश्मन के खून बहेंगे और हमारा पानी बहेगा। जी आज वही बिलावल भुट्टो, सेना ने वही फौज ने उसको अपना प्रवक्ता बनाया और डेलीगेशन में अमेरिका भेजा, और बाकी आज इंग्लैंड में है, वो जगह जगह घूम रहे हैं। बिल्कुल वहां मिन्नतें लोगों से कर रहे हैं, फॉरेन डेलीगेट से, वहां सारे इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं कि भारत से हमें बातचीत करवानी चाहिए, देश को, दुनिया को, कि हमें वो पानी जो है हमारा एग्जिस्टेंस का सवाल बन गया है। तो राहुल गांधी उसी तरह की बात में देखिए कि पोस्टर बॉय के रूप में कांग्रेस पार्टी की चाहे जो मजबूरी हो, लेकिन वो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बयान दिया है, क्या देश का एक नागरिक कभी इस बयान को पसंद कर सकता है कि उसके बयान की तारीफ हाफिज मोहम्मद सईद करे, उसके बयान की तारीफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में लोग करे और तालियां बजाए, उसके बयान की तारीफ पाकिस्तान की हुकूमत करे? क्या आप कभी आपने सोचा कि इस देश का कोई भी एक सिटीजन शर्म महसूस करेगा जब उसके बयान को लेके उसे हीरो की तरह पेश किया जाएगा और देश को डिमोरलाइज किया जाएगा? तो राहुल गांधी अपने, चाहे उनकी जो मजबूरी हो, लेकिन वो देश को जब डिमोरलाइज करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस को डिमोरलाइज करते हैं, तब ये प्रतिपक्ष के नेता के रूप में शायद वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। आपने जिस तरह से बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी का नाम लिया ना, मुझे लगता है कि एक मायने में बिलावल भुट्टो तो जाके कह रहे हैं कि भाई बहुत मारा है, जितना मारा उससे कम बताया भारत ने, और राहुल गांधी कहते नहीं नहीं मारा ही नहीं, वो हाफिज सईद तक पाकिस्तान सब गए। देखो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि भारत जो है उसने सरेंडर किया है। इस मामले में कम से कम दोनों के बयान जो है ना एकदम बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। बिलावल कह रहे बहुत मारा है, बचा लो, और राहुल गांधी कह रहे नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान ने पता नहीं, ये जवाब दीजिए कितने गिराए हैं अभी तक हमारे विमान। खैर शिशिर, ऐसा लगता है जैसे संजय राउत ने भी सोचा चलो बहती गंगा में थोड़ा अपनी भी हाथ धो लें, क्योंकि शिवसेना तो बिल्कुल अपने इंटरनल डिफरेंसेस से पिछले कुछ सालों में छिन्न भिन्न हो गई। लगता है बस मातोश्री तक उद्धव ठाकरे एंड कंपनी के तौर पर ये रह गई है। लेकिन उसमें संजय राउत जैसे लोग हैं, वो कह रहे हैं 11 सालों में बस हमें तोड़ने का काम इन्होंने किया, हमें छिन्न भिन्न करने का। जबकि चाहे एकनाथ शिंदे हों या फिर पहले राज ठाकरे हों, उसमें दूसरे की क्या भूमिका है भाई? आपने अपना हिंदुत्व का लाइन छोड़ा, लोग निकल लिए, लेकिन लगता है बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अपना हाथ डुबा दिया संजय राउत जी ने। बिल्कुल, देखिए संजय राउत की टिप्पणी की अगर बात करें खास तौर पर, तो स्वयं अगर देखा जाए तो जो लोग इस वक्त महाराष्ट्र में सत्ता में, मतलब बीजेपी की बात करूंगा या फिर हम एकनाथ शिंदे की बात करेंगे, तो उनके प्रवक्ता और उनके लोग, पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि 11 सालों में अगर देखा जाए तो 5 साल स्वयं उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ महाराष्ट्र के सत्ता उन्होंने स्थापित की थी, साथ में थे। सिर्फ महाराष्ट्र में स्थानीय जो चुनाव है इकाई है उसमें भी जो है एक साथ सत्ता में रहे। मतलब जहां तक 10-11 सालों का हालांकि उन्होंने जो सवाल खड़ा किया, उसमें से 5 साल स्वयं शिवसेना जो है बीजेपी के साथ उनके साथ खड़ी रही है। तो ऐसे में जो विपक्ष है उनका ये कहना है कि ये सरासर जो है संजय राउत जी कह रहे हो झूठ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हालांकि इस मुद्दे पर भी उठ रही, खासतौर पर ये महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर ये बात उठी थी कि आखिर किस प्रकार से महाराष्ट्र में इतना जो है परिवर्तन चुनाव में देखा गया है। इसी का जवाब जो है इस वक्त बीजेपी के द्वारा भी जो है उनके द्वारा भी दिया गया है। उन्होंने 2009 का एक वाकया याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 2009 में भी इसी प्रकार से चुनाव हुए थे। जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब यूपीए 2 सत्ता जो है सरकार में आई थी, और जब उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी यहाँ पर यूपीए की सरकार बनी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में तकरीबन 30 वोटों की बढ़ोतरी 2009 में देखी गई थी। ये सवाल जो है बीजेपी ने उठाया है। तो अगर उस वक्त 30 लाख जो वोट बढ़े थे, अगर वो सही है तो इस बार क्यों जो है कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है? क्योंकि जिस प्रकार का मैंडेट उनको यूपीए के टाइम सरकार ने दिया था, जो लोगों ने दिया था एक्स्ट्रा,
वोट्स भी दिए थे। तो अभी जो है कांग्रेस इस पर सवाल क्यों उठा रही है? तो ये कहीं ना कहीं जो सवाल कांग्रेस ने उठाए थे उसको काउंटर बीजेपी द्वारा उन्हीं तथ्यों के आधार पर किया जा रहा है। तो क्या इस बारे में तो ऐसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है राहुल गांधी के आरोपों का? बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस का अगर आप जवाब देखें, कल ही जो कि कार्यक्रम के लिए वो गए थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार से जो आरोप है वो तथ्यहीन आरोप है, उसमें किसी भी प्रकार के तथ्य बिल्कुल नहीं है। अगर होते तो राहुल गांधी स्वयं वो तथ्य लेकर सामने आ जाते, उस पर उनको जवाब मिल जाता। लेकिन राहुल गांधी जो इस वक्त कर रहे हैं वो पूरी एक राजनीति जो है इस पूरे विषय में कर रहे हैं, जो कि देश से भी खिलवाड़ है और साथ ही साथ जिस प्रकार से इंटरनेशनल में जो मैसेज जा रहा है कम्युनिटी में वो भी गलत है। तो ये मुख्यमंत्री के बयान है कि ऐसी राजनीति को और ऐसे बयानों को पूरी तरह से दरकिनार करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं लौटता हूं आपके पास। संदीप जी, कांग्रेस ने जब हरियाणा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब चुनाव आयोग को लिखा, तो मुझे याद है कि चुनाव आयोग ने बड़ा डिटेल जवाब दिया। ठीक है, अगर कुछ और सवाल रह गए तो लिखा जा सकता है, दरवाजा खुला हुआ है, लिखिए, जवाब लीजिए, पूछिए, जवाब लीजिए। लेकिन जिस मीडिया पर आप आरोप लगाते हैं कि मीडिया हमको नहीं दिखाती, क्योंकि तमाम संस्थाओं पर आरोप लगाने के साथ साथ आप मीडिया पर भी समय समय पर सवाल उठाते ही हैं कि मीडिया हमको दिखाती नहीं, मीडिया हमको छापती नहीं, मीडिया हमारी बातें लेती नहीं। उसी मीडिया का इस्तेमाल करके लेख लिख रहे हैं और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। अरे भाई, सीधा सीधा चिट्ठी लिखिए, वो जवाब देंगे आपको। वो जवाब देने के लिए वहां बैठे हुए आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करते राहुल गांधी? बताइए। जी, अभी जो डिबेट का हिस्सा है हमारे साथ मुंबई से भी जो है, तो आज मुंबई में 500 हो गए और मोदी जी के 11 साल की लगभग। हाँ, इनकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है। संदीप जी की आवाज में कुछ डिस्टर्ब आ रहा है जी। आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है, जरा देखिए। हाँ, अब ठीक है, बोलिए बोलिए जी। आज उसी मैं ऐसा करता हूं संदीप जी, डिस्टरबेंस है, मैं दोबारा आपको जोड़वाता हूं, दोबारा आपको कॉल करवाता हूं, दोबारा कॉल करके आपको फिर से जोड़ता हूं, फिर बात रखिएगा। मैं तब तक इस बीच में जरा ले लेता हूं डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी को। कौशलकांत मिश्रा जी, क्या राहुल गांधी ने अपने तरीके से सवाल पूछ करके ये हालात पैदा कर दिया है कि भाई क्या करें, कैसे जवाब दें? जवाब देते हैं फिर भी उसी सवाल को दोहरा देते हैं। ये बात सिर्फ बीजेपी की नहीं, ये तो चुनाव आयोग भी कह रही है कि वो सवाल उठाते हैं, हम डिटेल जवाब देते हैं, फिर उसी बात को लेकर के कहीं मीडिया में, कहीं सड़क पर वो दोहरा देते हैं। तो अब क्या करें? तो क्या राहुल गांधी ने ऐसे अपने इस तरह, इस रवैये से, इस व्यवहार से राहुल गांधी जी ने क्या ये मुश्किल पैदा कर दी है कि ये जो सवाल उठा रहे हैं उसमें एक ही सवाल का कितनी बार जवाब दें? महाराष्ट्र चुनाव में वोटर कैसे बढ़ गए? महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम का क्या कुछ गड़बड़ी था क्या? महाराष्ट्र चुनाव में किसी तरह की कोई धांधली हुई क्या? राहुल गांधी लगातार जवाब मिलने के बाद सवाल उठा रहे हैं। कैसे निपटिएगा इस चीज से, बताइए। लालचंद जी, देखिए, राहुल गांधी जी जब तक राहुल गांधी थे, अपनी पार्टी के शहजादे थे, तब तक समस्या नहीं थी। समस्या अब ये हो गई है कि विपक्ष जो इंडी गठबंधन के नाम पे है, उन्होंने एक ऐसे आदमी को अपना नेता चुना हुआ है। उनके बयान इसलिए जरूरी नहीं कि वो राहुल गांधी जी दे रहे हैं, उनके बयान इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाते हैं देश के लिए कि वो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं संसद में। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, राहुल गांधी जी येड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, एंटी इंडिया टूल किट का हिस्सा है। जिस तरीके से इनकी एक्टिविटी देखी जाए, जिस तरीके से चुनाव के समय में बाहर रहते हैं, जिस तरीके से देश में कोई आफत आती है तो देश के बाहर रहते हैं, जिस तरीके से इनका जो गठबंधन एक तरह से विदेशी ताकतों के साथ नजर आता है। कई बार सीक्वेंस बताया गया है, जब चाइना पे डोकलाम का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये चाइनीज एम्बेसी के पास चले जाते हैं, वहां जाकर के वहां के एम्बेसडर से क्या बात करते हैं, चाइना के साथ क्या एमओयू साइन करते हैं, विदेश की धरती पर जाकर के भारत देश के लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। इनके नेता मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि आप सब मिल करके मोदी जी को हटाने की कोशिश करो। यानी कि ये कुल मिलाकर के, जैसे बहुत सारे देश जो डेवलपिंग नेशन है, उन नेशन में आपने देखा जिस तरीके से विपक्ष को उठाया गया, उसके बेसिस पे वहां की जनता में अनरेस्ट फैलाया गया
अनरेस्ट फैला करके सत्ता को पलटा गया, ये इस टूल किट का हिस्सा बनते हैं। ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, यहाँ पर जिस तरह की जनता रहती है वो इस तरह के बहकावे में नहीं आती है। उन्हें अपनी लीडरशिप पे, उन्हें अपने लोकतंत्र पे, उन्हें अपने संविधान पे भरोसा है। नहीं तो देखिए कि बगल में बांग्लादेश का क्या हाल हुआ, बगल में पाकिस्तान किस तरह से छटपटा रहा है, अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ। अगर आप उधर चले जाइए अफ्रीकन कंट्री में देखिए तो सीरिया वीरिया, ये जो सब अरब स्प्रिंग वाला जो पोर्शन था, आप देखिए वहां पे क्या किया गया। लेकिन कोशिश तो वैसी ही हो रही है ना डॉक्टर कौशलकांत जी, कोशिश तो वैसी ही हो रही है और ये इसको एक खतरनाक कोशिश कहेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा सीरियस डिबेटर हूं और मैं बड़े फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। क्या मैंने जो बोला ये गलत है? क्या ये कोशिश नहीं हो रही कि देश की जनता, आप चाहे सीए को देख लीजिए, चाहे आर्टिकल 370 खत्म कराने को देख लीजिए, चाहे आप ट्रिपल तलाक को देख लीजिए, चाहे आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को देख लीजिए, क्या ये कोशिश नहीं हो रही कि देश की जनता सड़कों पे और सत्ता के खिलाफ संघर्ष करे? तो ये जो राहुल गांधी येड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पूरे देश को संभल कर चलना पड़ेगा। इवन जो इंडी गठबंधन गिनके लाई है उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए रखना देश के लिए उचित है, हमारे संविधान के लिए उचित है। ये उनको सोचना है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रही इलेक्शन कमीशन की बात, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी है। उनके जो सवाल होंगे इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बताएगा, या वहां पर कोई कंप्लेन देंगे तो वहां से रिप्लाई आएगा। वो तो सवालों का भाई इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब संदीप जी जुड़ गए, संदीप जी अपनी बात पूरी करेंगे। बोलिए संदीप जी। मैं बात की शुरुआत लाल जी वहां से कर रहा था कि अभी मुंबई के एक साथी थे, आज जो है मुंबई में 5 लोग ट्रेन से गिरकर मर गए। उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कहूंगा कि जो मोदी जी विकास की बात करते हैं और जो कह रहे थे कि रेलवे को हम जो है इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे, सच्चाई ये है। अब आते हैं मुद्दे पर, और ऐसे एक हमारे उत्तर प्रदेश की घटना बता दूं, कौशाम्बी में एक ब्राह्मण बेचारा अपने बेटे की जो है न्याय के लिए मांग करते हुए कि सही से जांच कर लीजिए, आत्महत्या करता है, शरीर पर आत्महत्या का जो है वो सुसाइड नोट लिखकर। ये आज बाबा जी के राज में ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में स्थिति है। मिश्रा जी आप भी ब्राह्मण है, जी को कह दीजिए कम से कम जीने दें उत्तर प्रदेश। ये लेवल पर आइएगा, ऐसे लेवल पर नहीं है, ऐसे लेवल। अरे तो इलेक्शन कमीशन का सवाल आपको पूछा गया है कि भैया आप इलेक्शन कमीशन पे आइए ना, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, सीधे सीधे आइए। मैं ये कह रहा हूं संदीप जी, अखबार में 2-4 और रिपोर्ट छपी होगी, तमिलनाडु में भी कुछ हुआ होगा उसका बोल दीजिए, बंगाल में कुछ हुआ होगा उसका भी बोल दीजिए। कुछ ना कुछ तो दुर्घटना हुई होगी ना जी, कोई दुर्घटना, कोई मर्डर, कुछ इस तरह की खबरें तो आई होंगी अखबारों में। लालचंद जी 2-4-10 और जोड़ दीजिए ना भाई, तमिलनाडु का, केरल का, पश्चिम बंगाल का, कर्नाटक का, हिमाचल का, जोड़ दीजिए तेलंगाना का। लालचंद जी पहले तो मैं देश का नागरिक हूँ, दूसरा हिंदू हूँ, हाँ, उसके बाद ब्राह्मण। ठीक है, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। संदीप जी को आप बात पूरी करने दीजिए, कीजिए संदीप जी। जी धन्यवाद। देखिए अभी आपने कहा कि आप मीडिया पे सवाल खड़ा करते हैं और मीडिया के माध्यम से आप बात रखी, ये सच है। देखिए सर, हमने कैटेगराइज कर रखा है और ये फैक्ट भी है। वो हम अगर गोदी मीडिया की बात करते हैं तो आप देखिए अभी एक पाकिस्तान के ही पत्रकार ने खुलासा किया कि किस तरीके से उसको चैनल पर बुलाया जाता था गाली देने के लिए। एक बड़ा चैनल है, तो इस देश में ऐसे भी चैनल वो बैन है इंडिया में। हामिद मीर, मैं नाम ले लेता हूँ, आप बताइए, वो जियो का संपादक है और इंडिया में बैन है, और वो कुछ भी बोल रहा है, आप उसको अटेस्टेड कर रहे हैं। अच्छा नहीं, ये आज बैन है ना, आप मुद्दे पे आइए ना, जो आपका सवाल है ना, मुद्दे पर बोलिए। और ये गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया क्या होता है संदीप जी? ये गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया क्या होता है? ये किसी फालतू ने ये क्वाइन कर दिया, और आप जो है सोशल मीडिया के इन गंदे शब्दों का यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इज गोदी मीडिया? हाँ सर, अगर इसकी डिटेलिंग पे जाएं आपकी डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसीलिए कह रहा हूं उस मुद्दे पे रहिए बस। हाँ, मुद्दे पे ही। नहीं, आपने मीडिया की जिक्र किया था इसलिए मैंने बात की। अभी बात चुनाव आयोग से सवाल किया और आपने कहा कि और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप ऑफिशियल कंप्लेन नहीं करते हो और लेख लिख रहे हो। मैं डेट बता दे रहा हूँ जिस दिन कंप्लेन हुई है, 19 नवंबर 2024 लिखित में कंप्लेन हुई है। 16 पेज का दस्तावेज था, 3 गुना पेज में जवाब दिया है। उसके बाद नहीं आते हैं सर, उस पर ही आते हैं। क्या जवाब दिया? ये जवाब दिया कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए। दे दिया क्या? कोर्ट ने आदेश दिया, रणदीप सुरजेवाला जी, कल का लेख है,
वो कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया है, आज भी उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। आजकल का लेख है उनका, जबकि कोर्ट ने बाकायदे आदेश दे रखा है। उसके बाद ये संशोधन करते हैं, पालन करवाने के लिए एक बार और चले जाइए कोर्ट, क्या दिक्कत है? सुन लीजिए, फिर जाएंगे ना सर। अब यही बचा है, कोर्ट और जनता की अदालत। 93 बटों में संशोधन सिर्फ ये इसीलिए करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमको कुछ देना ना पड़े। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मान क्यों नहीं, बता दूं इसकी वजह भी। देखिए सर, ओटा हमारा ये कंसर्ट कि उन्हीं वोटरों का इस्तेमाल हरियाणा में हुआ है, उन्हीं का मुंबई में हुआ है, इसलिए कि उनको जो है मैनुअली चेक करना बहुत क्रिटिकल काम। ठीक है, अगर आप हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे देंगे, सुनिए सर, कौशल फॉर्म में दे देंगे, कांत मिश्रा जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, जिससे एक लाइन का काउंटर कीजिए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, हम जो कह रहे हैं वो सही है नहीं सही। और तीसरा सवाल सर, एक सवाल और सुन लीजिए कौशल भाई। हाँ, अच्छा बोल लीजिए, जल्दी से बोलिए। आप लोगों ने अपने अबानी से क्या नेटवर्क गड़बड़ करा दिया था, कम से कम समय मिला है बोल लेने दीजिए। देखिए, और एक बात, ये दूसरा सवाल सर, हम उसके बाद ये कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद आप हमको जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का उद्देश्य क्या होता है, इसीलिए रिकॉर्डिंग होती है। आप वो रिकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दीजिए। और आप कह रहे हो कि रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते, भाई क्यों? अब आती बात मुझकी तीसरी कि ये सब सवाल चुनाव आयोग से पूछिए, चुनाव आयोग से, वो जवाब देने के लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब रुक जाइए, रुक जाइए, 1 मिनट का काउंटर, जल्दी से कौशल कांत मिश्रा जी, काउंटर। अरे अभी आपने सुना लालचंद जी, राहुल गांधी के प्रवक्ता भी राहुल गांधी जैसी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ी मुश्किल से आवाज आने दी, आवाज ही गड़बड़ कर दी थी। तो इन्हें हर जगह जहां पर कुछ भी होता है, क्या कहा जाए, मतलब हम तो एक्सप्लेनेशन देते परेशान हो जाए। अंपायर पे डाउट होता है, पर पार्लियामेंट में नहीं बोल पाते तो कहते हैं माइक बंद कर दिया गया, यहाँ नहीं बोल पा रहे। विनोद जी जल्दी से, क्योंकि हमें समय समाप्त हो चुका है, बोलिए। नहीं, मैं ये एक बार आप शिशिर के पास जाइए। शिशिर नहीं है हमारे साथ जुड़े हुए, वरना हम तो मैं आप जो बता रहे थे अभी त्रिपाठी जी, देखिए, ये बेसिर पैर की बात जब हम लोग करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इससे लोगों को कुछ नहीं हासिल होता है। इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है, एक बात समझ लीजिए कि भाई आपको चुनाव आयोग में कुछ प्राइवेसी होती है जनता के वोट को लेके जी। लोगों ने वोट क्या दिया है, किसको दिया है, किस तरह दिया है, ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन में एक प्राइवेसी है। आप उस प्राइवेसी को पहला तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब मैं आपको एक बात कर रहा हूं, जो आपके संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है, कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो सारे ईवीएम्स वहां सील होके रहते हैं, जब तक कि कोई कैंडिडेट को अगर कोई शक है तो वो कोर्ट जा सकता है। आप बताइए, आपके कितने कैंडिडेट हैं जो आज तक कोर्ट गए हैं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि आप जाइए, कोर्ट जाइए, अगर उसने कोई शिकायत इलेक्शन कमीशन ने लिखित कीजिए, और फिर आपके लीडर खाली अखबार में समय की कमी है फिलहाल, तो ये देश को भड़माना बंद बिल्कुल। शुक्रिया, अभी समय की कमी है, शुक्रिया रखिए अपने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। शुक्रिया, समय की कमी है। संदीप जी शुक्रिया आपका, कौशल कांत जी और साथ में विनोद जी आपका भी शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो बेंगलुरु में भगदड़ हुई थी उसको लेकर सिद्धारमैया सरकार कह क्या रही है, कि राजनीति इसमें थी, सरकार थी कि नहीं थी, इस पर करेंगे चर्चा खास मेहमान के साथ। बने रहिएगा।